आज दशहरा है यानी विजयादशमी। आज के दिन महाराष्ट्र में 6 बड़ी रैली सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज सबसे पहले विजयादशमी सम्मेलन आरएसएस का हुआ है और वो नागपुर में हुआ, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। उसके बाद महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे की भगवान भक्तिगढ़ से एक रैली हुई, जिसमें उनके बंजारी समाज के काफी ज्यादा लोग मौजूद थे। उसके बाद मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने नारायणगढ़ से मराठा समाज को वहां पर संबोधित किया। आज शाम को महाराष्ट्र में 2 बड़े नेताओं की रैली होने वाली है। एक पहली रैली दादर के शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ नेस्को ग्राउंड में शिवसेना के एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो शिव सैनिकों को आगामी चुनाव को लेकर एक नई दिशा देने वाले हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खातिक के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। कोलकाता में दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है और नवरात्र के पहले दिन से ही लोग पूरे 10 दिन तक दुर्गा पूजा में घूमते रहते हैं। यानी आज विजयादशमी के दिन देखिए किस तरह से खास मौका है। विजयादशमी के दिन जिस तरह देखिए कि सभी दुर्गा पंडालों में लोगों भक्तों की भीड़ है, लेकिन जिस तरह से आज माँ दुर्गा का भसान होगा, माँ दुर्गा की विदाई होगी, लोग नम आंखों से माँ दुर्गा का विदाई भी देते हैं। उसके पहले कह सकते हैं कि जिस तरह से देखिए सुहागन जो महिलाएं हैं बाकायदा एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। यानी सिंदूर खेला बंगाल में वर्षों से चला आ रहा है और इसके लिए बहुत बड़ा महत्व है। देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं माँ दुर्गा के पंडाल में पहुंची हुई है, बाकायदा माँ दुर्गा के सामने प्रार्थना कर रही है कि माँ दुर्गा सभी का मंगलमय करे। यहाँ पे जिस तरह से जो सुहागन महिलाएं हैं वो हमेशा सुहागन रहे, इस तरह का कामना करती हैं। तो कह सकते हैं कि आज के दिन बेहद खास है और लोग 9 दिन तक दुर्गा पूजा पंडालों में घूमे हैं और आज विजयादशमी के दिन एक दूसरे को सिंदूर लगा के माँ को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा बेहद खास है और सिंदूर खेला वर्षों से चला आ रहा है और आज के दिन लोग सिंदूर खेला यहाँ पे मना रहे हैं और उसके साथ नम आंखों से मां दुर्गा की विदाई भी दे रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बरेली हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हिंसा की साजिश करीब 1 हफ्ते पहले रची गई थी। बरेली हिंसा मामले में अब तक 82 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों से पूछताछ और पुलिस की जांच में पता चला है कि प्रदर्शन की आड़ में बड़े खून खराबे की साजिश थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि भीड़ में शामिल कई लोगों के पास ब्लेड, छुरा और यहाँ तक कि हथियार भी मौजूद थे। पुलिस पर हमले की भी साजिश थी। कल हुए एनकाउंटर में पुलिस से लूटा गया वायरलेस सेट और एंटी राइट गन भी बरामद कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस को ये पता चला है कि पुलिस पर भी बड़े हमले की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक ये पूरी साजिश मौलाना तौकीर रजा ने अपने कुछ करीबियों के साथ मिलकर रची थी। हालांकि इस मामले में सियासत भी भरपूर हो रही है। विपक्ष जहां योगी सरकार पर एक समुदाय विशेष के उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है, वहीं योगी सरकार का कहना है कि दंगा करने की अनुमति सपा सरकार की तरह किसी को भी नहीं दी जा सकती। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से स्वदेशी अभियान को तेज करने की बात कही है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में आज उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आज वहां से उन्होंने कहा कि किस तरीके से महात्मा गांधी का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था और फिर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए या फिर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद खादी को बढ़ावा दिया। आज एक महत्वपूर्ण बात गृहमंत्री अमित शाह ने कही है स्वदेशी को लेकर के कि हर भारतीय को, पूरे देश के हर भारतीय को साल में कम से कम 5,000 रुपए का खादी का सामान खरीदना चाहिए। दरअसल में जिस तरीके से लगातार एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव टैरिफ को लेकर के भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, उसके सापेक्ष में स्वदेशी अभियान को सरकार अलग अलग मंचों से बहुत तेज इस वक्त करती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने भी कई मंचों से आजकल स्वदेशी को अपनाने की बात कही है। गृहमंत्री ने वह फिर से इस बात को दोहराया है। कैमरामैन दीपक के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क मिलने वाले कफ सिरप को पीकर 2 बच्चों की मौत हो गई। कई बच्चे बीमार हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार ने इस पूरी कंपनी की दवाई को सीज करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज़ 24 ने इस खबर को भी दिखाया था और जब खबर दिखाने के बाद कंपनी के यहाँ पर मेन
जहां पर उत्पादन होता है वहां पर न्यूज़ 24 की टीम पहुंची तो यहां पर कंपनी का नाम ये देखिए KSN फार्मा है, विज्ञान नगर सारना डुंगरी में बना हुआ, लेकिन कंपनी के मुख्य द्वार पर इस तरह से यहाँ पर ताला लटका हुआ है और कंपनी के तमाम कर्मचारी अधिकारी यहाँ से फरार हैं। लगातार फोन किया जाए तो भी उनका फोन पिक नहीं कर रहे हैं, ये किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान सरकार ने 7 से 8 दिन में पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जब सरकारी अधिकारी ही यहाँ पर आते हैं और वे ही जांच करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यहाँ पर मुख्य द्वार पर इस तरह से ताला लटका मिलता है और जवाब देने के लिए कोई बंदा यहाँ पर नहीं मिलता। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यह कंपनी किस तरह से जालसाज थी, क्योंकि साल 2022 में भी इस कंपनी के कई दवाओं को बैन किया गया था और सरकार की तरफ से इस कंपनी को एक तरह से डीबार भी कर दिया गया था। बावजूद इसके कफ सिरप को इसी कंपनी से खरीदा गया और यही अपने आप में बड़ा सवाल भी उठा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बरेली जाने से पहले पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। यूपी के जनपद बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुए विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बरेली में बवाल के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर आवास में पुलिस ने घर में निकलने से पहले ही रोक दिया। आजाद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बरेली में मुस्लिम भाइयों के साथ अगर गलत नहीं हुआ है तो आखिरकार उन्हें क्यों रोका जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने ये भी कहा कि बरेली में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और पूर्व सांसद दानिश अली को भी बरेली जाने से पहले हाउस अरेस्ट किया गया था। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज जामनगर, जूनागढ़ और अहमदाबाद के बाद आज गोधरा में चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पंचमहाल जिले के मुख्यालय गोधरा में सिग्नल फड़िया के डागा तलवड़ी इलाके में सालों से बने अवैध निर्माणों को जमीन दोष कर दिया गया है। इस मेगा डिमोलिशन ड्राइव में कुल 33 अवैध मकान और 2 प्लॉट ध्वस्त कर दिए गए। प्रशासन का दावा है कि इन घरों में रहने वाले कई लोग लूट, पशु हत्या और रेलवे चोरी जैसे आपराधिक मामलों में लिप्त थे। अभियान के दौरान बिजली कंपनी, नगरपालिका, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों के साथ साथ पूरे इलाके में सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया था ताकि माहौल बिगड़ने न पाए। यहाँ आपको बता दें कि नवरात्र में पुलिस थाने पर पथराव करने वाले 200 से अधिक आरोपियों की संपत्ति का भी सर्वे शुरू किया गया है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। विजयादशमी के दिन की गई इस कार्रवाई को पुलिस ने अन्याय पर न्याय की विजय बताते हुए इस डिमोलिशन को बहुत ही जायज ठहराया है। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रहेंगे। शराब की दुकान, कंट्री बार, हुक्का पार्लर, डांस बार को छोड़कर सभी भोजनालय और दुकानें 24 घंटे तक खुले रहेंगे। यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग ने लिया है और इसको लेकर सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दुकानें और स्थापना, नौकरी और सेवा शर्त विनियम अधिनियम 2017 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अब सभी दुकानें और ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह के 7 दिन खुले रह सकते हैं, लेकिन हफ्ते में कर्मचारियों को 24 घंटे तक लगातार छुट्टी अनिवार्य रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। रात भर दुकानें खुली रहेंगी, बिक्री बढ़ेगा और व्यापारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद की जाए, ये मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार की हालत ठीक नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। अब राज्य सरकार बाढ़ पीड़ित किसानों को मदद करने के लिए किसानों की जेब से ही पैसे निकालने की कोशिश कर रही है। इस साल महाराष्ट्र का गन्ना पिराई का सीजन 1 नवंबर से शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में इसको लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि प्रति टन जो किसानों से जो गन्ना लिया जाएगा उसी प्रति टन से 15 रुपए किसानों से ही वसूले जाएंगे, जिसमें से 10 रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए लिए जाएंगे और 5 रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए लिए जाएंगे। इससे पहले सिर्फ प्रति टन 5 रुपए ही राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहायता निधि से गन्ना उत्पादित किसानों से लिया करती थी, लेकिन इस बार 15 रुपए लिए जा रहे हैं। इसका विरोध गन्ना उत्पादन करने वाले किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ये ठान लिया है कि इस बार गन्ना पीड़ित किसानों से 15 रुपए वो वसूल कर ही रहेगी। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
देश में अमेरिकी परिभाषा बड़ी तेजी से बदल रही है। साल 2025 के लिए M3M हरून इंडिया ने अपनी रिच लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। देश में कुल अब 358 अरबपति हो चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके दौलत के सिंहासन को डगमगाना आसान नहीं है। करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वो लगातार पहले स्थान पर काबिज है। अडानी परिवार करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं HCL के चेयरमैन रोशनी नाडार मल्होत्रा ने सबको चौंका दिया है। रोशनी ने टॉप 3 में जगह बनाई है। कुल संपत्ति करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास की बताई गई है। बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान ने भी पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। तो वहीं ज़ेप्टो के सह संस्थापक केवल वोहरा और AI स्टार्टअप के संस्थापक अरविंद श्रीनिवास जैसे युवा चेहरे भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर कहे तो ये लिस्ट दिखाती है कि देश में सिर्फ पारंपरिक उद्योग नहीं बल्कि बायोटेक, टेक्नोलॉजी और AI स्टार्टअप भी बड़ी तेजी से विकास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। BSF की BOP यानी बॉर्डर आउटपोस्ट के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर भी जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। जवान 24 घंटे अपनी निगाहें दुश्मन यानी पाकिस्तान की ओर गाड़े रखते हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। आप तस्वीरों में देखिए कि जो जवान है अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। आप देखिए कि हर समय इन जवानों की निगाहें जो है वो दुश्मन पर बनी रहती है, क्योंकि कायर पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कब पाकिस्तान जो है आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश करे। इलाका आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है। हेड बराला है सियालकोट। हेड बराला बदनाम है आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए, बदनाम है आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां पर भी हमारे BSF के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को तबाह किया, आतंकी अड्डों को तबाह किया। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा।